Now we will see the one important law for designing the transmission line conductor, and or basically you can say feeder designing. Your law that is called Kelvin law. Kelvin's law. According to this law, what it states that the most economical size of conductor in transmission line is that for which the annual interest and depreciation on the capital cost of conductor is equal to annual cost of energy loss. है ना, क्या है ये, इसको हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। ये केल्विन्स लॉ बेसिकली बताता है कि कंडक्टर का जो साइज है, जब आप किसी कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में किस साइज़ का कंडक्टर आपको लेना है जिससे इकोनॉमी ऑफ द पावर सिस्टम मेंटेन रहे। मीन्स ऐसा ना हो कि आप कंडक्टर बिना कुछ कैलकुलेट किए ही आप इस साइज़ का ले लें कि अननेसेसरली उस कंडक्टर का जो कॉस्ट आए इंस्टॉलेशन में, कंडक्टर का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि आपने उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिसाइड ही नहीं किया कि किस क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए कंडक्टर आपके ट्रांसमिशन लाइन में। उसी कंडक्टर के साइज को डिसाइड करने के लिए, जिससे कि हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल रहे, केल्विन्स लॉ उसी को डिसाइड करता है, उसी को बताता है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिकली बात क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का, है ना, कि ये जो टोटल कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन का है ये एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, एंड सेकंड वन इज़ रनिंग कॉस्ट। और ये एनुअली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक साल का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एंड एक साल का रनिंग कॉस्ट, इन दोनों को हम कंसीडर करके और इसका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर इसको हम मिनिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं कि कितना मिनिमम कॉस्ट आएगा हमारा, उसके लिए क्या हम करें। इफ़ वी टॉक अबाउट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, देन इन दैट कॉस्ट यू विल हैव टू कंसीडर कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। ये तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा क्योंकि एक बार कंडक्टर को अगर डिसाइड कर लिया कि इस साइज़ का कंडक्टर चाहिए तो वो आपने कंडक्टर ख़रीद कर उसको इंस्टॉल कर दिया, देन दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग टावर्स, जिससे कंडक्टर होकर ट्रांसमिट करेगा, है ना, आगे पावर को फ्लो कराएगा, तो उसके लिए सपोर्टिंग टावर्स है उसका भी कॉस्ट फिक्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर, जो टावर्स में इंसुलेटर लगे होते हैं जो कंडक्टर को और ग्राउंड को सेपरेट करके रखता है इंसुलेटर, उसका कॉस्ट भी फिक्स हो गया। देयर इरेक्शन कॉस्ट, उसको इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट वो नियर अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट है। ये सब कांस्टेंट कॉस्ट है, एक बार मतलब अगर पैसे लग गए आपको तो वो उतना फिक्स्ड पैसे लगने ही लगने। एंड फॉर पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल द कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इज फिक्स्ड बट कॉस्ट ऑफ कंडक्टर वेरीज। अब देखिए, हम पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे इस ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं, तो वोल्टेज लेवल अगर फिक्स कर दिया आपने तो ये तो फिक्स हो गया कि उसमें जो कंडक्टर इंसुलेटर्स हैं वो उस वोल्टेज को सस्टेन कर ले, वैसा इंसुलेटर हमने डिज़ाइन करके लगा दिया तो वो तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, बार बार चेंज नहीं करना है। लेकिन जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, है ना। तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप डिफरेंट चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ कंडक्टर वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टर वेरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। और इन ओवरहेड सिस्टम, अगर हम ओवरहेड सिस्टम की बात करें तो टोटल जो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो क्या क्या इसमें होगा, क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप,
इसको हम लोग लिखेंगे we can write annual fixed cost K1 plus K2A, where A is cross section area है ना ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये कॉस्ट कौन सा हो गया, जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे इंसुलेशन का कॉस्ट, इरेक्शन का कॉस्ट, है ना। और क्या क्या कॉस्ट हमने देखा था, इंसुलेटर का कॉस्ट हो गया, इरेक्शन कॉस्ट हो गया, सपोर्टिंग टार्स का कॉस्ट हो गया। ये सारे कॉस्ट क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, वो कंडक्टर के साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, कंडक्टर के साइज़ पे डिपेंड करेगा कंडक्टर का ही कॉस्ट, ठीक है ना। और कंडक्टर का साइज मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो टोटल फिक्स्ड एनुअल कॉस्ट होगा उसको हम इतना लिख सकते हैं, वेयर K1 एंड K2 आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। उसके बाद एनुअल रनिंग कॉस्ट की हम बात करें, अगर रनिंग कॉस्ट मीन्स जो जैसे जैसे अब टाइम पास हो तो वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करे, है ना, मतलब वो कंटिन्यूसली वो कॉस्ट आता रहे उस पर, उसको हम लोग कहेंगे रनिंग कॉस्ट। लाइक कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन कंडक्टर ड्यू टू ओमिक लॉस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि ये रनिंग कॉस्ट है। सपोज इन ट्रांसमिशन लाइन यू आर सप्लाइंग पावर, है ना, पावर सप्लाई आप कर रहे हैं। इफ़ देयर इज़ सम ओमिक लॉसेज एंड फॉर दैट लॉस एनर्जी विल बी लॉस्ट, है ना, एनर्जी तो लॉस कर गया, और वो लॉस कहाँ हो रहा है, इन्वायरमेंट में एज ए हीट। तो वो जो लॉस हो रहा है उसको बेसिकली आप कहीं ना कहीं से उसको जनरेट करके दे ही तो रहे हैं उस लाइन में। तो वो जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पे उतना एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं जनरेट करके, जो इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जा रहा है, जो यूज़ नहीं कहीं हो रहा है, तो वो भी तो आपको जनरेट ही करना पड़ रहा है। तो वो बेसिकली क्या आ रहा है, रनिंग कॉस्ट में वो आ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली हीट जनरेट हो रहा है और उसको आप उतना पावर जनरेट कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन पे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रनिंग कॉस्ट, है ना, ये रनिंग कॉस्ट के अंडर आएगा। और क्या आएगा, लॉस इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें भी लॉस कुछ होगा, है ना, ये लॉसेस वगैरह उसमें पढ़े हैं आप, है ना। तो वो लॉस उस इंसुलेटिंग मटेरियल में आएगा। एंड मेटालिक सीथ, जो अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो उसमें मेटालिक सीथ जो होता है उसमें भी लॉसेस होते हैं। बट दीज टू लॉसेज, इंसुलेटिंग मटेरियल लॉस एंड मेटालिक सीथ लॉस, these losses can be neglected with respect to ohmic loss। ohmic loss बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों लॉस के कंपैरिजन में, तो हम इन दोनों लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव ओनली दिस टाइप ऑफ लॉस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लॉस वी हैव कॉस्ट, जिसको हम लोग रनिंग कॉस्ट करते हैं, है ना। अब बताइए ये जो ओमिक लॉस होता है, दिस इज़ नथिंग बट आई स्क्वायर आर लॉस, है ना, I square R। It means this loss will depends upon resistance of that conductor, and we know resistance is inversely proportional to cross sectional area. So we can say ohmic loss is inversely proportional to cross section area of the conductor. So when we talk about running cost, तो total annual running cost को हम लोग क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट K3 बाई A, वेयर K3 इज अनदर कांस्टेंट, A अनदर कांस्टेंट एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो इन दिस वे टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आया हमारे पास, total annual cost, how much we can write,
हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना है P1 प्लस रनिंग कॉस्ट हमारे पास है K1 प्लस K2A, और फिक्स्ड कॉस्ट A हो गया एंड रनिंग कॉस्ट इज K3/A। सपोज इसको हम C से डिनोट कर दिए टोटल कॉस्ट, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इतना हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू केल्विन्स लॉ ये करना है कि ये जो एनुअल कॉस्ट आया C, ये एज मिनिमम एज पॉसिबल हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हमको केल्विन्स लॉ बताता है ना। सो टू मिनिमाइज द टोटल एनुअल कॉस्ट, क्या करना पड़ेगा हमें, DC/DA, वेयर इज क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी 0, है ना। यही करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे तभी तो मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, देन यू विल गेट K1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना, तो बच जाएगा आपके पास K2, ठीक है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा K3/A² इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K2 इक्वल टू K3/A², और यू कैन ऑल्सो राइट K2, और इसको ऐसे लिख दें जैसा पहले लिखा हुआ था, K2A इज इक्वल टू K3/A। ये जो हमने लिखा है ये कंडीशन होता है टू हैव मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना, इस कंडक्टर साइज के लिए। और यहाँ से कह सकते हैं आप A इक्वल टू √of K3/K2, ये भी कह सकते हैं। ये कंडक्टर का साइज हुआ, जिस कंडक्टर के साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कंडक्टर आप यूज करते हैं तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉस्ट आएगा, टोटल रनिंग कॉस्ट एनुअली, टोटल कॉस्ट एनुअली, दैट विल बी मिनिमम। तो ये जो K2A यहाँ पे है, ये क्या है, ये किसका पार्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है ना, और ये क्या है, रनिंग कॉस्ट है। तो आप कह सकते हैं वेरिएबल पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल रनिंग कॉस्ट। मतलब अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो गया। अब इसका अगर आप ग्राफ देख लें, ग्राफ अगर देखें कि कौन सा कंडक्टर का साइज होना चाहिए, तो ये है आपका A, मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, और इधर हो जाएगा एनुअल कॉस्ट, है ना। इधर वाई एक्सिस पे हमने एनुअल कॉस्ट लिया और एक्स एक्सिस पे क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। तो अब देखिए हमारे पास है क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है K1 प्लस K2A प्लस K3/A, ये टोटल है ना, जिसमें ये फिक्स्ड कॉस्ट है और ये रनिंग कॉस्ट है। तो इसको अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो कैसा बनेगा, समथिंग लाइक इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, इस तरह का, है ना। ये हो गया आपका K1 प्लस K2A, और ये वाला जो पार्ट है K3/A, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ हाइपरबोलिक कर्व आएगा ऐसे, ये हो गया आपका K3/A, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा
दैट विल बी लाइक, इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। ये हो गया K1 प्लस K2A प्लस K3/A, ये वाला ग्राफ मिला आपको। तो यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट मिल रहा है ना, ये है वो एरिया ए, है ना, आप इसको A0 कह दें, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट आपको मिलने वाला है ना, ये C0 कह दें इसे, ठीक है। तो यही वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना था, कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आए। तो ये था आपका स्टडी एक्सपेरिमेंट था, है ना, जिसमें आपको इस तरह के क्रॉस सेक्शन एरिया का डिज़ाइन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू।